नमस्कार, मैं हूं ईशा और आप देख रहे हैं उत्थान न्यूज़। उत्थान न्यूज़ का उत्थान लीगल सेगमेंट लेकर हम आपके समक्ष हाजिर हैं और आज हमारे साथ हैं एडीजीसी क्राइम एडवोकेट केएम जौहरी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है उत्थान लीगल में। वेलकम। सर, पहले हम जानना चाहेंगे कि एडीजीसी क्या होता है। एक कानून की फील्ड में किसको कहते हैं एडीजीसी? ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काउंसिल है, जो हम लोग होते हैं एडीजीसी असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काउंसिल। अच्छा, तो इसमें जो है आप लोग मतलब हुए एक तरह से अगर कह सकते हैं लेमैन लैंग्वेज में तो सरकारी वकील। जी सरकारी वकील आप हो, तो आप जो है क्राइम सेक्शन देखते हैं। और करीब करीब कितने ये ऐसे एडीजीसी यानी कि सरकारी वकील होते हैं? जैसे जितनी क्रिमिनल कोर्ट हैं, जो एडीजे कोर्ट होती हैं, उन एडीजे कोर्टों में प्रत्येक में एक सरकारी वकील होता है, जो सरकार अपनी तरफ से अपने मुकदमों की पैरवी कराती है। जी, यानी कि रेवेन्यू में भी होते होंगे आपके, और आपके सिविल में भी होते होंगे, क्राइम में आप हैं ही, ऐसे अलग अलग फील्ड्स में सब होते हैं। जी, तो पहले तो हम इंटरव्यू, अगर हम श्रोताओं के जो हमारे सवाल हैं उनको हम शुरू करें, उससे पहले हम जानना चाहेंगे थोड़ा सा आपके बारे में कि आपको कैसे प्रोत्साहन मिला इस फील्ड में आने के लिए। आपने आपकी डिग्रीज और क्या आपने अभी तक क्या आपके जजमेंट्स रहे हैं, थोड़ा सा उसके बारे में ब्रीफली आप बताएं। मैंने लॉ के क्षेत्र में मेरे को लगा कि लॉ का क्षेत्र एक अच्छा है। हालांकि मेरे फादर जो डॉक्टर्स हैं वो मेरे को डॉक्टर्स बनाना चाहते थे, लेकिन मेरी रुचि होती है वो लॉ के क्षेत्र में थी। तो मैंने उनको कहा कि नहीं, मैं तो लॉ करूँगा। और मैं लॉ करने के बाद में अपना आया फील्ड में। मेरे को लगा था कि कुछ न्याय दिलाना चाहिए जनता को, क्योंकि जनता का न्याय अगर मैं उस फील्ड में होता, डॉक्टर फील्ड में होता, तो नहीं कर पाता मैं। तो मैंने अपना कैरियर को अपना मूव किया और एलएलबी तरफ किया। विचार करके मैंने लॉ में एडमिशन लिया और अच्छे परसेंटेज नंबर्स लेने के बाद में फिर मैंने अपने बहुत सारे सामाजिक संगठनों से भी जुड़ा रहा मैं, जिससे मेरे को समाज में कैसे लोगों की समस्या होती हैं उनसे जुड़ने के बाद पता चलती है वहाँ पर। जी, जैसे कि आपके जो है आप सामाजिक संगठनों से जुड़े रहे, आपको मतलब ये था कि लोगों को न्याय दिलाना ज़रूरी है, इसलिए आप इस फील्ड में आए, इसलिए आपने एलएलबी करी। और ऐसे तो इसमें हम जानना चाहेंगे कि आपका एक जजमेंट था जो कि यहाँ पर लगभग 20 साल, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 20 साल के बाद फांसी मिली। वो क्या जजमेंट था जो अवार्ड हुआ? थाना डेलीगेट का मामला था, जिसमें दो लोगों की निशंस तरीके से हत्या की गई थी। एक साधारण हत्या होती है और एक इनको ईंट पत्थरों मारने के बाद में, गोली मारने के बाद उनको ईंट पत्थरों से कुचल कर उनकी मतलब डेड बॉडी को वो किया था खराब। तो एक घृणित अपराध था और इसलिए उस पर हमारे जज थे राजेश भारद्वाज जी, उनके द्वारा उनको फांसी की सज़ा दी गई 5 लोगों को, ऐसे लोगों को, जिसमें एक एडवोकेट भी थे, उनको आजीवन कारावास हुआ। अच्छा, उसमें एडवोकेट भी थे, अधिवक्ता भी थे, उनको आजीवन कारावास और बाकी 4 लोगों को फांसी की सजा हुई। तो ये लगभग जो जजमेंट आया है वो अलीगढ़ में इतिहास में 20 साल के बाद आया ये जजमेंट। 20 साल पहले सज़ा हुई है, 2-3 लोगों को हुई है, लेकिन 5 लोगों को एक साथ सज़ा होना ये अलीगढ़ के इतिहास में पहली बार हुआ। अच्छा, अलीगढ़ के इतिहास में पहली बार हुआ, मतलब ये काफ़ी बड़ा जजमेंट था। तो अब हम अपने श्रोताओं का सवाल पूछते हैं और श्रोताओं के सवाल में से सबसे पहला सवाल है कविता उपाध्याय जी का, जिन्होंने ये पूछा है कि जैसे हम आजकल जानते ही हैं कि योगी जी जो है, महाराज जी, वो आजकल जो है बुलडोज़र बाबा के नाम से फेमस हैं। तो बहुत सारे ऐसे क्रिमिनल्स हैं जिनके जो है मकान तोड़े जा रहे हैं, तो क्या ये उचित है उनके मकान तोड़ना? देखिए, ऐसा है, कानून चलता है सख्ती से, और जो अपराधियों के खिलाफ जब तक कड़ी कार्रवाई नहीं होगी तब तक वो ठीक से रास्ते पर नहीं आते हैं और समाज में भय व्याप्त नहीं होगा। अब जब वो अवैध निर्माण कर रहे हैं, अवैध संपत्ति को इकट्ठा कर रहे हैं, अगर उनकी संपत्ति को सरकार तोड़ रही है, योगी जी तोड़वा रहे हैं, तो उसमें कोई गलत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उससे एक व्यक्ति के साथ घटना होती है, 4 लोग उससे सीख मिलती है उनको। तो मेरे कहना तो ये है कि सरकार बिल्कुल सही कर रही है और उनके इस टाइप की जो है
घटना होगी जिससे कि और अपराधी बनने से रुकेंगे इन चीज़ों आगे अपराधी जो है जब उनके अंदर डर बैठ जाएगा तो ये सारे काम वो नहीं करेंगे। अच्छा, अगला सवाल जो हमारी श्रोता है वो है निशा सिंह जी। निशा सिंह ने ये वो LLB की स्टूडेंट है और उन्होंने पूछा है कि अक्सर लड़कियों के सामने एक दिक्कत आती है, वो ये है कि LLB तो कर लेते हैं लेकिन प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। तो क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं तो उनके लिए कानून की फील्ड में कोई ऐसे लॉ की फील्ड में कोई और ऑप्शंस होते हैं कि उसको वो कंटिन्यू कर सकते हैं? जी, काफ़ी ऑप्शन है इस टाइप के। जैसे PCA है यूडिशरी में आने के लिए, वो अपने घर बैठ कर अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं, कोचिंग में जाकर तैयारी कर सकते हैं, और वो प्रैक्टिस में अगर उनका मन नहीं है तो उसको कर सकते हैं। APO हैं जो सरकारी वकील भी होते हैं, वो मजिस्ट्रेट कोर्टों में होते हैं, वो सब कर सकते हैं। उसमें प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट टेस्ट दो और आ जाओ। हाँ, लॉ करने के बाद ही सीधा अपनी तैयारी करें, तैयारी कर टेस्ट करने के बाद सीधा जा सकते हैं। इसके अलावा आपका इनकम टैक्स है, सेल टैक्स है, लेबर लॉ है, कंपनी लॉ, आपको बहुत सारे ऑप्शन है। अब हर कंपनी वाले एक एक अपना एडवोकेट रखते हैं तो उसमें उनको बहुत सारे ऑप्शन मिल सकते हैं और वो अपने कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि कोर्ट में आकर ही प्रैक्टिस करें। कॉर्पोरेट लॉयर्स जो आजकल कॉर्पोरेट्स रख लेते हैं, अपने लीगल सेक्शन में रख लेते हैं, तो मतलब प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप और भी फील्ड्स में, जैसे अभी सर ने बताया, तो इन फील्ड्स में भी जाकर आप अपना करियर जो है बना सकते हैं। एक आखिरी सवाल जो हम आपसे पूछना चाहेंगे, हमारी श्रोता हैं रजनी जी, उन्होंने ये पूछा है कि फैमिली डिस्प्यूट्स आजकल बहुत बढ़ गए हैं, इस वजह से कहीं ना कहीं पेंडेंसी भी केसेस की बहुत बढ़ चुकी है, तो उन डिस्प्यूट्स को थोड़ा कम करने के लिए, जिससे पेंडेंसी भी कम हो, क्या करना चाहिए? इसमें एक्चुअली क्या है, परिवारों में छोटी छोटी बातों को लेकर परिवार के लोगों में एक इशू बन जाते हैं, और इशू जो है कि जैसे पति पत्नी होते हैं वहाँ तक पहुँच जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि पति पत्नी के बीच में हमारा इशू नहीं है, लेकिन परिवार के दोनों परिवारों के बीच में इशू है, उसको लेके और पीड़ित मतलब जो पक्ष हैं दोनों लोग वो पीड़ित हो जाते हैं और वो कोर्ट कचहरी तक के मामले पहुंच जाते हैं। तो हमको पहले कुछ लोगों इसमें सामाजिक स्तर से या कुछ समझदार लोगों को बैठकर उनकी काउंसलिंग करानी चाहिए। काउंसलिंग करने के द्वारा उनको वहीं के वहीं मतलब कोर्ट कचहरी जाने से पहले ही उनको रोका जा सकता है जी। अब रहा पेंडेंसी वाली बात, तो पेंडेंसी में क्या है कि कोर्ट में जब इतने सारे मामले हो जाते हैं इकट्ठे, तो कोर्ट का एक स्तर है, यानी एक कोर्ट है, दो कोर्ट, तो उसके बाद में क्या है कि जब पेंडेंसी बढ़ती है तो उसके लिए फिर कोर्टों की भी ज़रूरत पड़ती है। तो कोर्टों की संख्या कम है, कम संख्या होने की वजह से एक पेंडेंसी ज़्यादा बढ़ रही है, तो इतनी सुनवाई नहीं होती। मानो एक कोर्ट में, फैमिली कोर्टों में कम से कम 300 400 फाइलें पर डे लगी होती हैं। अब इतनी फाइलों को एक साथ सुनना संभव नहीं हो पाता है, तो अधिकांश ये होता है कि अधिकारी नहीं सुनी, दोनों डेट लगी हो, डेट पे डेट लगी चली जाती हैं और मामला टलता चला जाता है। ऐसा भी होता है कि एक एक केस को लेके 25-25 भी, और जहाँ तक हमने सुना है काफ़ी लोगों की तो उम्र ही निकल जाती है और केस जो है पेंडिंग रहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो भी आपके फैमिली मैटर्स है, खास तौर से उसको आप जितना जल्दी हो सके आपस में खुद ही जो है सुलझा लें, उनको निपटाना चाहिए। हाँ, कि आप कोर्ट में ना आना पड़े, क्योंकि कोर्ट के चक्कर लगाने का मतलब है सालों सालों आपके बर्बाद होने। ऐसा नहीं है, वहाँ पर कानून भी है, आपका क्या कहते हैं, केसेस भी सॉल्व होते हैं, पर बहुत टाइम ले लेते हैं। इससे बचने के लिए आप घर में ही मैटर सुलझा लें तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो ये थे हमारे साथ ADJC एडवोकेट यानी कि KM जौहरी जी, जिन्होंने हमारे सवालों का जवाब दिया। हमारे श्रोता जिन्होंने सवाल पूछे थे उनका जवाब दिया। आपका भी अगर कानून से संबंधित कोई भी सवाल हो, आप हमें भेज सकते हैं। जैसे अभी कुछ श्रोताओं ने हमें भेजे अपने सवाल, और उसको सवालों को टाइप करिए, भेज दीजिए, व्हाट्सएप करिए 9639901800 पर। देखते रहिए उत्थान न्यूज़ ईशा के साथ।